जैसे ये कमाटीपुरा एरिया है, वो यहाँ कितनी कितनी लड़कियां रह रही हैं? वहाँ एक ऐसा बाजार, लोग कहते हैं कि वो औरतों की मंडी है, और मैं कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है। मजबूरियों। जहाँ औरत की अस्मिता का रोज़ दिन भर में 50-50 बार मोल लगता है, उसकी मर्जी पूछे बिना। इन लड़कियों को कितने पैसे दिए जाते हैं? कुछ भी नहीं, इनको कोई पैसा नहीं रोटी मिलता तो खा रही हैं, कपड़े तो पहन रही हैं। बस कभी कोई बीमार हो जाता है, एक झोला छाप डॉक्टर भी आके देख लेगा। कंडोम तो फ्री मिल रहा है। कितने पैसों में लड़की खरीदते हैं? 25-30 हज़ार, 50 हज़ार बस। इसलिए औरतों का क्या मेन कारण रहता है इस प्रोफेशन में आने उन का? बाजार में जाने का जी, कुछ भी नहीं, प्यार में फंसा के ले आए। बहुत अमीर लड़कियां भी ऐसे फंस जाती हैं। अरे प्यार में फंसेंगी जब इतना अच्छा लड़का दिखेगा। देखिए होता क्या है, वो कोई 25-30 साल की लड़कियां नहीं होती, वो 15-16 साल की लड़कियों को फंसाते हैं। इन एरियाज में लड़कियों के साथ कोई मार पिटाई ऐसे व्यवहार भी अरे होते बिना हैं? मारपीट के कैसे? कोई लड़की जो आई है, एक भले घर से आई है, जिसने बड़े सपने देखे होंगे, ज़िंदगी जीने के सपने देखे होंगे, और वो बिना मारपीट के इंटरनल पार्ट्स में मिर्चें डाल के सेक्स करेंगे, उनके दर्द का तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया के लॉ के हिसाब से ये जगह लीगल है? जब आपने कानूनन ये कह दिया कि कोई स्त्री अगर वो बालिग है, अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है, तो वो वेश्यावृत्ति नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये सब उन बाज़ारों में चल रहा है, या जो होटल्स में रोज़ रेड हो रही है, रोज़ जिम, मसाज पार्लर्स और इन सब में जो सब चल रहा है? लोग कहते हैं मुझसे कि अगर ये रेड लाइट एरिया ना हो तो रेप बढ़ जाएंगे। रेड लाइट एरिया तो जब भी थी, जब निर्भया कांड हुआ तब भी, जब हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, गैंग रेप, अभी 30 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया, 5 दिन तक किया, तो तब भी थे ये रेड लाइट एरिया। तो नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल, और आज द ऋषिका शो पे मेरी बड़ी पसंदीदा लेडी आई हैं। जिस वर्ग में लोग बात करने के लिए भी कतराते हैं, उस वर्ग की औरतों के लिए ये एवरीडे काम कर रही हैं। ये काम करती हैं, सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करती हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम करती हैं, उनकी हेल्थ के लिए काम करती हैं, उनको राइट गाइडलाइन देने के लिए काम करती हैं। मैं वेलकम करूंगी मेरी बड़ी फेवरेट लेडी मैडम अतुल शर्मा जी का। थैंक यू बुलाने के लिए। मैम, एक तो आप मेरठ से आई हैं, इतनी दूर से आई हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बुलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आपने देखो, बहुत हिम्मत मिलती है आप जैसी कोई लेडी को देख के। मतलब मैं शायद अभी आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन कहीं इतनी दूर जाना हो ना, तो मैं एक बारी को सोच लेती हूँ यार छोड़ दो, रहने देते हैं कहीं और किसी और सफर में गुजर रही है। लेकिन आज मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि हमारा उम्र बस एक नंबर है ऋषिका, बस मैं ही मानती हूँ। हाँ, उम्र कोई फैक्टर नहीं है किसी चीज़ का कि आपको कमज़ोर कर दे, आपको क्या कर दे। ये बस एक नंबर है जिसे हम काउंट करते करते चले जाते हैं दुनिया से। बस यही हिम्मत मैम आज आपसे मुझे मिली है। जब सुबह 9 बजे मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं करनाल पहुंच गई हूँ, मेरे दिल को इतनी खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं फ़ोन करूँगी तो मैम कहेंगे ऋषिका हम किसी और दिन पॉडकास्ट करते हैं। नहीं, ऐसे मैं कभी नहीं करती। इसको टाइम दे दिए, भले ही उनका अपना स्टूडियो हो, मैं कभी नहीं करती जी। अच्छा मैम, हम बात करेंगे जैसे लड़कियाँ, जो भी लड़कियाँ, महिलाएँ वेश्यावृत्ति में आती हैं, वो अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन को चूज़ करती हैं कि घर की कोई ऐसी मजबूरियां रहती हैं, या कोई उनको ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में, इस गंदे दलदल में धकेलता है? देखो, पहले तो ये बहुत बड़ा मिथक है, इसको एकदम अपने से सबसे निकाल दो। मैं सबसे तुम्हारे व्यूअर्स से भी कह रही हूँ कि कौन उस दलदल में, उस गंदगी में कौन आना चाहेगा जी? इतनी गंदगी, और कहाँ 250 से 300 रुपये के लिए कोई उस गंदगी में आके अपना परिवार पालना चाहेगा? जहाँ की कोई वो लोग हैं कि जो खुद गंदी नाली में बच बजाते कीड़ों की तरह से हैं यार, जिन्होंने बरसों शायद नहाए नहीं, या कभी कपड़ों से बास आ रही है, शरीर से बास आ रही है, क्या उसके पास जाना कोई पसंद करेगी स्वेच्छा से? कितना भी हो, वो कहीं बर्तन मान लेंगी, कहीं मजदूरी कर लेंगी, कौन उस जगह जाना पाए? और ये तो ऐसे जगह जो मर्जी से जा रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्कॉट सर्विसेज हैं, कॉल गर्ल्स हैं, वो तो सब कर रही हैं। आए दिन रेड भी होती है, आए दिन पकड़ी भी जा रही है। मसाज पार्लर्स में हैं, जिम में हैं, होटल्स में हैं, कुछ पर्टिकुलर होटल्स हैं जिनके खूब नाम बदनाम हैं, तो वहाँ कौन जाएगा? इतना जैसे बुरा मैम हाल ये है। जीबी रोड है, या बॉम्बे में कमाठीपुरा है, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, क्या इनके परिवार वाले ही इनके दलाल बन जाते हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ों को समझिए
कि अगर अब से 20 साल पहले हम जाएं, क्योंकि जी। मुझे 33-34 साल हो गए करते हुए, जी। 20 साल पहले हम जाएं तो वहाँ मातृसत्तात्मक परिवारों की महिलाएं होती थी, जो स्पेशली कुछ ऐसी जनजातियां हैं, बेड़िए, नट, कंजर, जो राजस्थान की मूलतः निवासी हैं, और जिनका मातृसत्तात्मक परिवार है, जिनका ये नाचने गाने का पेशा था औरतों का। मर्द कुछ करते धरते हैं नहीं, तो औरतों का ये काम था कि उस बाज़ार में जाओ, वहाँ नाचो गाओ और पैसा कमा के चले आओ। तब तक सेक्स वर्क था, लेकिन इतना नहीं, किसी एक की होकर रह गई। बहुत कम लोगों का इस तरह के, ज़्यादातर नाचना गाना देखने आ रहे हैं। उस्ताद जी भी होते थे, हारमोनियम तबला सब चीज़ होती थी, लेकिन आज सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब केवल सेक्स वर्क रह गया। और मैं कभी कभी अपनी भी गलती मानती हूँ, ख़ास तौर से मेरे यहाँ के बाज़ार में, कबाड़ी बाज़ार में, हमने दिन रात उनको 10 साल तक तो ये पढ़ाया, छोड़ दो, गंदा है, मत करो इस काम को, मत करो इस काम को, क्योंकि मनोरंजन के दूसरे साधन आ गए थे। वहाँ कौन जा रहा था? वहाँ तो वही जा रहे थे कि जो 200-250 रुपये में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जा रहे हैं, जो बहुत गंदगी कर रहे हैं उनके साथ में, बहुत जाति कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। डिमांड बराबर बनी हुई है लोगों की, तो सप्लाई भी होगी। तो ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिला है। अगर मैं पिछले 20 साल में देखूं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा लार्ज एरिया हो गया है, पूरे विश्व भर में तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला व्यवसाय। तो अब उनको क्या ज़रूरत है अपनी बेटियों से कराने की? उनकी बेटियां तो हमने जबरन पढ़ने भेज दी, उनके बेटे पढ़ने भेज दिए, हमने उनकी ये शर्त मान ली खर्चा हम देंगे, मत करो आप, हॉस्टल्स में भेज दिए। लेकिन जो नरपिशाच समाज में घूम रहा है, ट्रैफिकर जिसको सब लोग कह रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द का भी हो सकता है, आपके पड़ोस का भी हो सकता है, कोई भी जिसको लगे कि सॉफ्ट टारगेट है उठाओ। वो बहुत है लाने वाले बाहर की लड़कियों को। तो कौन ज़रूरत पड़ी है कि कोई स्वेच्छा से वहाँ चला जाए या अपनी मर्जी से इस पेशे को अपना रही हैं लड़कियाँ, इस पेशे को भी अपना रही हैं। कि मैं तो देख रही हूँ हैशटैग चल रहा है, मैं प्राउड आर, तो शर्मिंदगी होती है कभी। मैम जैसे आपने अभी बात की कि जाति होती है उन पे, है ना? किस तरीके की जाति मर्द आके वहाँ पे उन औरतों के साथ करते हैं? बहुत कुछ। जैसे देखिए, कोई पहली बात तो यह है कि मैं एक छोटी सी घटना से बताऊं कि एक बहुत पुरानी बात हो गई। 60-65 साल का आदमी आता है और तब बहुत लोग मेरे साथ नहीं थे। ऐसे करके पीछे हाथ झुका सा चल रहा है, बहुत गंदा सा। मैंने सोचा ऐसी कोई इनका कोई होगा पिंप में से। तो उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया, इसे भेज दे। मैंने मालकिन की तरफ देखा, मैंने कहा ये इसको क्यों बुला रही है और ये क्या करेगा? बोले ये क्या करेगा, यही तो मैं कह रही हूँ, जाने दो। मैंने कहा मत भेज, बच्ची है। बोले जाने दो, पैसे तो दे के जाएगा। मैं क्या ज़्यादा कहूँ। चली गई बच्ची। थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी मुझे चीखों की आवाज़ आई, तेज़ रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा इसको बाहर निकाल, ये तो गलत है, मैं पर्दा हटा दूंगी अगर तूने 1 सेकंड में नहीं हटाया, निकाला इसको बाहर। तो उसने कहा अरे तो तुम्हें पता है कि ये लड़कियां अगर आवाज़ ना करें तो ये बाहर भेज देते हैं कि दूसरी दो, ये ठंडी है, ये नहीं है। मैंने ये नहीं, ये वो आवाज़ ही नहीं है। लड़की को कोई तकलीफ़ दी है इसने, बाहर निकाल, नहीं मैं मारूंगी भी बहुत और फिर अच्छा नहीं होगा जो भी करूँगी। खैर वो खुद ही निकल आया और बड़ा हंसता हुआ, से खीसे निपोड़ता हुआ बाहर निकला। मैंने उसे रोका, मैं यहीं रुक जब तक मैं देख ना लूँ बच्ची के साथ क्या हुआ। और बच्ची निकल के आई तो शॉर्ट्स पहन रखे थे उसने और एक टॉप, तो पैरों से ब्लड जा रहा था उसकी। मैंने कहा ये क्या पीरियड्स में थी और तूने ऐसे में भेज दी? तो नहीं पीरियड्स में तो नहीं थी। मैं पूछा कि तू पीरियड्स में? नहीं मैं नहीं थी। फिर तो उसने उसकी तरफ इशारा करा, वो पैर के अंगूठा उसने उसके इंटरनल पार्ट्स में डाला। सेक्स करना बस की नहीं था उसका, वो प्लेजर था उसका। किसी को मतलब ये कैसी मानसिकता है मैम? ये वो मानसिकता है कि आप किसी को दर्द देके, हाँ वो आपका प्लेजर है, अल्टीमेट प्लेजर है वो आपका। कोई चीखे, यानी आपने जो नहीं पाया, हो सकता है पत्नी ने कभी ज़बरन ना करने दिया हो सकता है समाज में वो किसी की तरफ एक विभत्स तरीके से देख रहे थे और नहीं करने दिया। तो ऐसे में वो केवल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 250 रुपये 300 रुपये दिए हैं, तो आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दहल गया मेरा दिल। मैंने बच्ची को गले से लगाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे इसको। और उसमें मैंने बूढ़े को कहा, मैंने कहा तू जा यहाँ से, मेरा हाथ उठेगा तो बहुत ज़्यादा उठ जाएगा, तू चला जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो चला गया। अब सोच के देखिए क्या नहीं कर सकता कस्टमर। जो 250 रुपये दे के जाता है वो ये सोचता है कि मैं अब बहुत कुछ कर दूँ। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे 15-20 साल में बदली कि हमने बिना प्रोटेक्शन के बिल्कुल कहा कि साफ मना कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मालकिन को भी समझाया तो अभी बिना प्रोटेक्शन नहीं जा सकता कोई। लेकिन वहाँ तक तो सब ठीक है,
अंदर जाके वो जो कुछ करता है उसकी तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उसको यही तो है कि वो इतना चेहरा ना छुए, वो ख़राब नहीं करना, ये बाकी उसके हिस्से में है। वो उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करे, नोचता है, कसोटता है। बच्ची बैठी है यूँ सामने, मैं ऐसे बैठी हूँ, बहुत प्यारी सी थी। मेरा हमेशा वो टारगेट थी कि ये किसी तरह एक बार बात करे तो मैं ये यहाँ की नहीं है, मुझे लग रहा था हमेशा। एक दिन मैं बात नहीं करती थी मुझसे, मैंने देखा ऐसे उसको खरोंचें थी बहुत सारी यहाँ। तो मैंने बेसाख्ता से, क्योंकि मालकिन इधर बैठी, उससे भी बचना होता है, तो मैंने ऐसे इशारे से पूछा। तो उसने कहा ऐसे, मैंने कहा ऐसे करके कहा, तो उसने कहा ये और ये, मतलब उसने कहा कस्टमर ने किया। अच्छा। मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी। तो उसने कहा कि भूख भी है और पैसा भी देना था मालकिन को। मैं अंदर मैंने उसी समय मन बना लिया था कि इस बच्ची को निकालना है, लेकिन अफसोस है कि मैं उसे निकालने के बजाय मैंने बहुत उसके साथ बुरा किया। पर क्या किया मैम आपने उसके साथ? असल में थोड़ी सी उससे बहुत आत्मीयता उसको हो गई थी मुझसे, जो मुझे महीनों लग रहे थे उसके साथ बातचीत करने में। ऐसे तो जैसे हमारे कार्यक्रमों में वो लोग आती हैं, मैं बुलाती हूँ, उन्हें मंच भी देती हूँ, वो भी कभी कभी आती थी। और इस बीच जैसे जब ये सब पूछना ताछना हुआ, मैं एक दिन अचानक, मैं अपने घर से, मेरा मायका वहाँ बहुत पास में है, मैं वहाँ से वापस आ रही थी, कुछ था हमारे यहाँ फंक्शन शायद, थोड़ी डार्क कलर की मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और मेरी ऐसी कोई एज भी नहीं थी उस समय, शायद 30-32 साल रही होगी। मैं पता नहीं क्यों, मैंने कहा चलो उससे मिलते हुए चलते हैं। बहुत दोपहरी हो रही थी एकदम जून की। मैं ऊपर चली गई तो मुझे दिखते उससे एकदम से उसने कहा, हो इतनी गर्मी में और इतनी डार्क साड़ी, सिल्क की साड़ी थी, इतनी डार्क। मैंने कहा बेटा एक फंक्शन था और तुझसे मन किया तो मैं इधर को चली आई, फिर वापस जाऊँगी, मुझे वापस घर ही जाना था। पता नहीं मन से उठा कि मैं वहाँ एक बार चली जाऊँ। तो मेरे पास आई, उसने कहा तेल लगा दूँ पैर में। मालकिन नहीं थी उस दिन। मैंने कहा बेटा हमारे तो बेटियाँ हाथ नहीं लगाती पैरों को। तो उसने मेरे यहाँ सिर रखा ही हूँ, मैं ऊपर बैठी थी बेंच पे, वो नीचे बैठ गई, और मुझे लग रहा था कि वो रो रही है। मैं कमर पे हाथ फेरती रही बहुत देर तक उसके, रोती रही, इतनी मैं हट सी हुई तो वो हट गई कि कस्टमर हो या मालकिन हो। मालकिन थी। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिस्की तो होता है, सब अपनी अपनी छोटी छोटी पर्ची बना के रखते हैं फ़ोन की। अच्छा जी। जब भी हमको ज़रा सा लगे कि ये लड़की थोड़ा सा हमसे बात करेगी अब, तो पर्ची थमाते हैं किसी तरह, मालकिन की नज़र बचा के हाथ लेते हुए ऐसे करते। डर ये होता है कि वो अगर उसने छोड़ दी तो समझ लीजिए कि हमारे लिए वो एकदम मौत का फंदा है। लेकिन प्रभु की कृपा कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने उसको एक पर्ची दे दी थी, नंबर उसका मेरे पास, उसके पास था मेरा। फिर मैं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा जा रही हूँ, कभी ये लोग चले जाते हैं, कभी कोई, जब तक तो खैर कम लोग थे। और एक दिन उसका फ़ोन आया और बड़ी खुश थी। उसने मुझसे आगे कहा कि फ़ोन पे कहा कि आ जाओ मुझे मिलना है। मैंने कहा बेटा आज तो नहीं, आज नहीं आऊँगी, तो घर हूँ आज, और मैं आऊँगी अब परसों, मुझे एक शादी में आना है, तो तब आऊँगी तेरे पास। मैंने कहा परसों बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं परसों ही। अब मैंने कहा इंतज़ार कर, जब इतने दिन इंतज़ार कर रही है तो मैं भी तो कर रही थी तेरा बात करके। तो उसने कहा कि चलो सुन लो। मैंने कहा थोड़ा सा बता दे चल, कि कोई मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करेगा। ये मेरे लिए सबसे ख़तरनाक पल होता है। मैंने कहा बेटा पहले मैं बात कर लूँ, ऐसी किसी उम्मीद को मत पाल कि कोई तुझसे शादी करेगा, तो वो मत कर, मैं बात कर लूँ। तो उसने कहा आ जाओ तो परसों। अब मैं गई उस दिन, मैंने उसे कहा कि नीचे आ जा, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आऊँगी, तो वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा नहीं लगता ऊपर आने में। तो मैंने कहा आ जा तू नीचे आई, और उसने मुझसे, मैंने कहा जल्दी बता, मुझे एक शादी है, वहाँ जाना है। वो शादी वहीं सामने थोड़ा सा दूर पे थी। तो मैंने कहा जल्दी बता। तो उसने कहा कि आप जानती हो उसको, और ये मेरे लिए और ज़्यादा खतरे घंटी हो गई। मैंने कहा बता। तो उसने जो नाम बताया वो इतना शॉकिंग था मेरे लिए, बस वो मुझसे गलती हो गई। मैंने एक सेकंड में उसका हाथ पकड़ा और मैं थोड़ी दूर ले गई उसे, और मैंने सामने दिखाया, उसकी घुड़चड़ी हो रही थी, उसी की शादी में आई थी जिसको वो कह रही थी मुझसे प्यार करता है। अच्छा, उसी की शादी में आप जा रहे थे? उसी की में जा रही थी मैं। तो वो मेरी गलती हो गई, मुझे उसको नहीं दिखाना था। ऐसी गफलत में जीती तो शायद कुछ और होता। तो उसने देखा एक पल, फिर मुझे देखा और मेरे से हाथ छुड़ा के वो चली गई। पलट के ना उसने देखा ना मेरी हिम्मत हुई कि मैं पलट के देखूं। फिर उसके 3-4 महीने बाद तक मैं गई नहीं। उन दिनों मेरी एक और साथी थी जो मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त की बीवी थी। उसने मुझे एक दिन कहा कि तेरे को वो बुला रही थी वो लड़की, एक बार मिल ले उससे, बड़ी कमज़ोर सी हो रही है, काली सी हो रही है। अरे मैंने कहा छोड़, पता नहीं मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, और अब मुझे पता नहीं मन नहीं करता उधर जाने का कि शायद मैं निगाह नहीं मिला पाऊँ। बात आई गई होगी। एक दिन मुझे उसकी मालकिन का फ़ोन आया, उसने कहा दीदी आ जाओ।
मैंने कहा कहाँ पे हूँ? एक जगह उसने बताई कि वहाँ पे आ जाओ, थोड़ा उलझा हुआ सा एरिया है, लोग एक दूसरे से ऐसे ही हैं सब। तो मैंने कहा भाई वहाँ क्या करूँगी मैं, क्या हो? तो उसका नाम लेके कहा ये बुला रही है तुम्हें। मैंने एक बार को तो सोचा ही कोई ट्रैप भी हो सकता है, पर फिर जो होगा ऊपर वाले के भरोसे से। मैं वहाँ गई तो बिल्कुल ऐसे हड्डी का ढांचा थी, काला रंग हो रहा था, बहुत खूबसूरत लड़की थी। और मतलब मैंने कहा इसको क्या हुआ? मैं उसके पास बैठने लगी तो उसने कहा मेरे पास मत बैठो, मुझे एड्स हुआ है। मैं उस पर चिल्ला पड़ी मालकिन पे। मैंने कहा जब मना कर रखा है बिना प्रोटेक्शन कोई लड़की अंदर नहीं जाएगी तो तुमने क्यों भेजा इसको? तो दीदी मुझे नहीं पता लगा, जब ये आपके साथ गई उस दिन से लौटी तो इसने अपने आप को ऐसे खर्च किया कि 10 आ जाओ, 20 आ जाओ, 25 आ जाओ, ये और सुंदर है तो सब इसकी तरफ जाते थे, तो कोई मतलब आ जाए, मना नहीं कर रही थी। और ये तो मुझे अब पता चला जब ये HIV पॉजिटिव हो गई कि इसने तो किसी को प्रोटेक्शन के लिए कहा ही नहीं, जो कोई प्रोटेक्शन यूज़ भी करना चाहता था उसे मना करती थी। और अब मुझे ये डर है कि इसने कितनों को दिया होगा, कोई इसको दे गया लेकिन इसने कितनों को दिया होगा। तो मैंने फिर उसकी तरफ देखा और मैंने कहा फिर अब मुझे जो खतरा था वो, मैंने कहा इसने कुछ और बताया? कह रही नहीं, बस ये नहीं कहा कि मैं इनको बता चुकी थी मैडम को। ये कह रही है कि एक लड़का मुझसे प्यार करता था, उसे भी हो गया ये, और मैं जब तक नहीं मरूंगी जब तक वो नहीं मर जाएगा। और इसका जीवट देखो, डॉक्टर जो थी झोला चाप आता है उनके यहाँ 2-3 कि जी ये तो ये कह रही है कि मैं तो मरूंगी नहीं इतने। मैंने कहा उसका कैसे पता लगेगा? मैं उससे हिम्मत नहीं कर पा रही थी मैं क्या कहूँ, क्योंकि सारा दोष मुझे ऐसा लग रहा था ये सब मेरा है, मैं ना उस दिन ये करती ना ये होता। तो उसने कहा कि जी वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं दिल्ली बिल्ली लेके गए उसको। मेरे पास उससे बड़ा सवाल, हाँ उससे बड़ा सवाल था कि और उसकी बीवी, क्योंकि उस दिन तो उसकी शादी भी हुई थी और ये भी मुझे पता था उसकी एक बच्ची भी है। मैंने कहा ये फिर? बोली और सब हमें नहीं पता, लेकिन वो शायद दिल्ली लेके गए और हमने एक आदमी वहाँ अपना कुछ छोड़ रखा है, वो फ़ोन करेगा। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, मैंने उसको बहुत कहा, मैंने कहा बेटा मैं दिल्ली लेके चलूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं अब कहीं नहीं जाना, अब कहीं नहीं। और मैंने कहा तूने क्या किया ये? तो बोली मैंने थोड़ी बताया उसको कि तेरी शादी होगी, मैंने नहीं बताया, मैं तो रोज़ जाती रही, जैसे सुबह 4 बजे बाद भी उसके पास आता रहा, उसको बुलाता रहा। तो कहा मैं तो जाती थी अभी उसके पास, 4 बजे बुलाता था सुबह मुझे, मैं 4 बजे उसके पास जाती थी। और अब वो भी HIV पॉजिटिव है। तो फिर खैर थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आया वहाँ से, और वो जो मैं वो हंसी कभी नहीं भूलती, आज तक भी नहीं भूली मैं। वो इस तरह हंसी, कभी कभी फिल्मों में दिखाते ना अजीब सा खरखराती सी हंसी, फिर 1 सेकंड में मर गई वो, मेरे देखते देखते मर गई वो लड़की। तो वो बड़ा मतलब कठिन पल था कि फिर मैंने कसम खा ली थी मैं कभी किसी को सच्चाई नहीं कहूँगी, कितना भी हो। मैम आपने ये बात बताई, बड़ा दर्दनाक आपने एक स्टोरी बताई है, जैसे कोई औरतों के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है, हाँ। या कोई धोखे होते हैं, वो लड़कियां भी इस प्रोफेशन में आती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं आएगा इस प्रोफेशन में, कोई क्यों आएगा? देखिए घरेलू हिंसा की बात नहीं है, जो घरेलू हैं वो तो आप अगर देखोगी तो मेरठ जैसे शहर में पैर पसार रहा है कि चौराहों पे खड़ी हैं औरतें घरेलू, मुँह पे दुपट्टा बांधा और चौराहे पे खड़ी हैं, बस अड्डों के सामने खड़ी हैं। जिस शहर की मैं कल्पना नहीं कर सकती कि कभी यहाँ सड़क पे ऐसा होगा, वहाँ सड़कों पे खड़ी हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हैं। तो उनके वो तो स्वेच्छा से हैं, वो चाहे 2 घंटे करें, चाहे 4 घंटे करें, चाहे 10 कस्टमर निपटाएं या 2 कस्टमर निपटा के भी घर चली जाएं, घर से कह के निकलती हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की औरतें हैं, वो कर रही हैं। अच्छा, अगर किसी ऐसी महिला को लाया जाए जो उसकी इच्छा के विरुद्ध लोग उसको इस दलदल में फेंक दे रहे हैं, तो उसको बाहर निकालने की क्या व्यवस्था होती है? नहीं, कैसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जो एक बार उन सीढ़ियों को चढ़ गया उसके लिए उतरना आसान थोड़ी है, इतना आसान नहीं है। मैं तभी तो मैं हैरान होती हूँ कभी कभी लोगों की सुन के कि भी 4-5 हज़ार औरतें निकाली, और मैं तो 600 औरतें भी पूरी नहीं कर पाई कि जिनको निकाला और पुनर्वास हुआ, उनका अच्छी ज़िंदगी हुई, इससे ज़्यादा नहीं कर पाई। ऐसे आज की डेट में ऐसे गिरोह हैं कि जो महिलाओं को बहला फुसलाकर इस प्रोफेशन में लेके आते हैं? अगर नहीं होते तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व का तीसरा सबसे धन देने वाला व्यवसाय ना होता, और हिंदुस्तान सेक्स ट्रेड में न बदलता। इस समय हिंदुस्तान में सेक्स एक व्यवसाय है,
कोई रोक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई मर्जी से किसी पुरुष के साथ सेक्स कर रही है, वो वेश्यावृत्ति नहीं है। सब मर्जी से ही तो हैं। जो जबरन जा रहे हैं वो भी वो कहेंगे हाँ जी हम तो जब भी हम किसी लड़की से वहाँ पूछेंगे अरे तुम कहाँ से आ गई, तुम तो नहीं थी अभी 2-4 दिन पहले, नहीं जी मैं तो मर्जी से कर रही, जैसे बिल्कुल रटाया जवाब, मैं तो मर्जी से करती हूँ। निकलना नहीं मैं नहीं निकलना चाहती। वो कहेगी अरे ये तो मेरी बहन की लड़की है। मैंने कहा तुम इसकी बहन की? हाँ जी मैं बहन की लड़की हूँ। क्या नाम है? ये है। अगले दिन बताएगी। मैंने कहा क्या नाम था तेरा? मैं भूल गई, ये है मेरा नाम, कल कुछ और हो गया। अच्छा। तो नहीं, वो तो वहाँ से निकलने का तो सवाल ही नहीं है। आपके हिसाब से औरतों का मेन कारण, मोस्टली औरतों का क्या मेन कारण रहता है इस प्रोफेशन में आने उन का? बाज़ार में जाने का? जी। कुछ भी नहीं, प्यार में फंसा के ले आए। एक लड़का तैयार होता है जो बहुत जिम विम करके अच्छे से उससे तय करेंगे, 2 व्हीलर देंगे बढ़िया सा, वो उसको घुमाएगा फिराएगा, सालों रेस्टोरेंट्स ले जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, लेकिन छुएगा नहीं। विश्वास दिला देगा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। जबकि आजकल लड़के सबसे पहले इसी बात के लिए तैयार करते हैं लड़कियों। और हमें तो बहुत बाद में पता लगा कि मेकअप, हुकअप और ब्रेकअप भी कुछ चीज़ें हैं। ब्रेकअप तो सुना था, लेकिन फिर वो मेकअप भी सुना, फिर हुकअप भी सुना, तो परिभाषाएं बड़ी देर में समझ में आई। तो वो फिर लाएगा कि चलो शादी कर लेते हैं, और तैयार हो जाएगी कि ये तो अच्छा लड़का है, देखने में अच्छा है, स्मार्ट है, और चला जाएगा उसके साथ। फिर क्या होगा उसके साथ? अभी सोनागाछी से निकाली लड़की, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, और ऐसे ही एक लड़के के चक्कर में आके आ गई, जो और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। देखिए फिर भी मैं एक बात कहूँगी, मिडिल क्लास अभी तक काफ़ी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी वर्जनाएँ हैं, अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं फैमिलीज़ में। जी। आज भी ये है मोस्टली गरीब परिवारों की लड़कियाँ नहीं, जो हाँ गरीब या बहुत अमीर लड़कियां हाँ, भी हाँ, ऐसे फंस जाती हैं। अरे प्यार में फंसेंगी जब इतना अच्छा लड़का दिखेगा। वो कभी देखिए होता क्या है, वो कोई 25-30 साल की लड़कियां नहीं होती, वो 15-16 साल की लड़कियों को फंसाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम छोटे से मतलब 15-16 साल के होते थे, तो घर में चर्चाएं पहले कम होती थी बातों की। फिर भी हमारी मदर हमेशा कहती थी कि 15 से 20 साल की उम्र ऐसे होती है जैसे कच्चे से आम के पकने तक की। जी। उस समय बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना एक बार टूट के गिरा तो सड़ जाएगा। बात सही थी, क्योंकि हार्मोन्स इतने हाइप पे होते हैं 15 से 20 साल की उम्र के। उस वक्त अगर परिवार ध्यान ना रखे तो बच्चा फिसल जाता है। ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो फिसल जाएगा। और ऐसे में फिसला वो जब जो कितना भी बेकार से बेकार लड़का हो, वो भी उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मैम फिर जैसे आप अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, फिर अगर कोई लड़की वहाँ पे फंस गई आके, तो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढते नहीं है लड़की को? कहाँ ढूंढेंगे बताओ? मान लो दिल्ली की लड़की हमने सोनागाछी से निकाली, वो कैसे ढूंढते? ये तो मेहरबानी है आप सब लोगों की कि आप ये सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और किसी पॉडकास्ट को उसने देखा, उनको फ़ोन नहीं मिलता, लेकिन वो क्या होता है उसमें कॉल करने का नहीं होता, केवल ये होता है कि वो इनकमिंग है, और रील स्क्रॉल करने के लिए उनके इर्द गिर्द कोई घूमता 10 मिनट को मिलता है। तो वो रील स्क्रॉल कर रही है जब, तो वो कर नहीं रही थी, वो एक्चुअली में टाइप कर रही थी हमको, और बहुत छोटा सा टाइप करती, फिर बंद हो जाता फ़ोन। इंस्टाग्राम पे आपको टाइप कर नहीं, व्हाट्सएप पे कर रही थी। व्हाट्सएप पे? हाँ, मैं सब जगह फ़ोन डलवाती हूँ अपना। उसने मुझे कहा कि मुझे निकाल दो, मैं फंस गई हूँ। मैंने उसको लिखा कि मैं क्यों मानूँ, ये ट्रैप नहीं है। तो उसने झट अपना एक आधार कार्ड और एक 9th या 10th की मार्कशीट की कॉपी, जो ठीक से समझ भी नहीं आ रही थी, ये मुझे भेज दी। फिर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ, वो तो शादी के नाम पे लेके गया कि मैं शादी करूँगा। विश्वास कैसे दिलाएगा? ओके। हाँ, क्यों लेके चलो शादी करेंगे। मूर्ख को ये नहीं पता, 16 साल की। मैंने कहा तुझे ये नहीं पता तू शादी नहीं कर सकती? कि उसने कहा कि 2 साल हम आराम से रहेंगे, लिव इन को तो मान्यता है, उसके बाद शादी करेंगे, तो कागज़ तो ले ले, दोबारा आके थोड़ी लेगी, फिर माँ बाप से जाके माफ़ी मांग लेंगे। सब माँ बाप तैयार हो जाते हैं, और मूर्ख लड़की वो हार्मोन्स के उस दौर में और आ गई, तो बड़ी प्यारी सी बच्ची। फिर मैंने कहा अपना फ़ोटो भेजो, मैं क्यों मानूँ? तो उसने फ़ोटो भेजा और साथ ही एक मैसेज लिखा, आप कभी भी इस पर कॉल मत करना नंबर पे, मैं ही आपको जब मैसेज करूं तब आप मुझे मैसेज का जवाब देना, अलग से मैसेज भी मत करना। मैं कहा डन। तीसरे चौथे दिन उसने मुझे मैसेज किया कि आपको यकीन है? मैंने कहा हाँ है, बता। कि मुझे निकलना है। मैंने कहा मुझे रेकी करके ये बताओ कि तुम किस वक्त निकलती हो, जब तुम्हारे पास समय हो और चाबी ले सको दरवाजे की और निकल सको। तो उसने 1-2 दिन बाद किया कि सुबह 4 बजे। और मैंने कहा कब? तो उसने कहा नेक्स्ट डे। मैं ठीक है, मुझे समय दो।
मैं अब अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जीआरपी और आरपीएफ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत उच्च अधिकारियों से भी अच्छे खास संबंध हैं। मैंने हावड़ा स्टेशन पे बात की, मैंने कहा सर एक बच्ची निकलना चाहती है, तो उनको बताइए कैसे करेंगे। अब मैं सिविल में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप स्टेशन तक किसी तरह बुलाइए। मैंने कहा सर वो स्टेशन आएगी, मगर शर्त ये है वो सुबह 4 बजे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक हावड़ा पहुँचेगी। आप उस वक्त सारे अलर्ट रखेंगे अपने कैमरे, क्योंकि ज़रा सी भी चूक हुई तो लड़की पकड़ी जाएगी। तो उनका बेफिक्र रही, क्योंकि बड़ा स्टेशन है, हज़ारों कैमरे हैं, वो सब पे बिठाया उन्होंने। और ठीक मेरे ऐसे धड़कन थी कि कोई सुन ले। 6 बजे ठीक सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मैडम कैप्चर हो गई लड़की, और अब हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे, ना आप हमें करना, हम इसको बिठा रहे हैं। बोले जब पहुंच जाएगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। अब विश्वास ना करने का कोई कारण ही नहीं था जी। और देखिए 1.5 दिन तक मैं ऐसे रही, क्या होगा पता नहीं बच्ची कहाँ है। 1.5 दिन बाद उसने मुझे लखनऊ से फ़ोन किया कि मैम मैं लखनऊ पहुँच चुकी हूँ। तो उनका बेटा लखनऊ क्यों, उल्टे। बोले कोई नहीं, वो मुझे बचा के अलग अलग ट्रेन से ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितने पावरफुल लोग हैं जो मुझे ले जा सकते हैं वापस, किस ट्रेन से ले जा सकते हैं। तो दिल्ली आने वाली ट्रेन से नहीं आ सकती थी मैं, और हर जगह मेरे साथ पुलिस है, मतलब जीआरपी है, और मुझे दिल्ली आप स्टेशन पे मिलना, मैं टाइम बता दूंगी, ये भैया बता देंगे जिनको बोल रही थी वो। खैर वो अगले दिन शाम को, मतलब तीसरे दिन शाम को पहुंची। तो मैम जो लड़कियां वहाँ फंस जाती हैं, हाँ, वो उनको कैसे बाहर नहीं, पुलिस क्यों वहाँ पे कुछ अटैक नहीं कर सकती है? या मत करो, पुलिस की तो बात ही मत करो, पुलिस की नहीं करो। 200 रुपये पर हेड जाएगा, 1500 रुपये महीने जाएंगे। वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं कि वो उनको निकालने के लिए बैठे हैं वहाँ। मतलब पुलिस की भी मिली भगत, पुलिस तो उनके प्रोटेक्टर हैं। अच्छा, मैंने तो कोई आज तक नहीं देखा निकालते हुए। उल्टा हमें अगर आ भी गए, उनको पता लगा कि कोई आज वो रेस्क्यू कर रही हैं, तो भागे आए, अरे कहाँ मैडम कहाँ, इसके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्यों बताती क्यों नहीं है, तू लाती है क्या लड़की? नहीं साहब मैं तो मैडम से कह रही हूँ, मैं तो कोई ऐसे लड़की ज़बरदस्ती की लाती नहीं, मेरे तो यही 4 लड़कियाँ हैं, ये स्टाइल में बोल के। और मैंने कहा मैं तो पूछ नहीं रही, आपको बड़ा पता है। और मैडम इसका तो अभी ऑपरेशन हुआ है, ये तो खुद ही परेशान है। मैंने कहा तुम्हें बड़ा पता है इसका ऑपरेशन हुआ है, हमको पता नहीं रहता, तुम कहीं पड़े रहते हो पूरा दिन। तो ये हालात हैं। ऐसे कि ऐसे बेंच पे लड़कियां बैठी हैं, आता है एक लंबा चौड़ा सा आदमी, कैप लगा रखा था, नहीं देख पाई मैं, तो वो लड़की के बाल ऐसे हो रहे थे, उनको बार बार ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा वो मना कर रही है ना का मतलब समझ नहीं आता। तो उसने ऊपर को करा, मुँह बोला मैडम आप मुझे पहचानी नहीं। मैंने कहा क्यों, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है? बोले नहीं मैं थाने का दीवान जी हूँ। मैंने कहा जूते इतने मारूंगी, 10 मार के एक गिनूंगी, नीचे चला जा, नहीं धक्के इन लड़कियों से ही लगा दूंगी तुझे, निकल जाए यहाँ से। तो किसकी बात करेंगे, पुलिस करेगी उनकी? पुलिस हो तो वो कोठी ना हो। अगर पुलिस अपना धर्म समझ के, ईमान समझ के जाए, हाँ जो लोग ईमानदार हैं जो हैं, उन थानों पे भी कभी पोस्टिंग नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे परिचितों में कि जिन्हें हमने कहा, मैंने कहा कभी वहाँ आ जाओ तो हमें भी सपोर्ट हो जाएगी, निकाल दूँ। नहीं, इतना वहाँ की तो तनख्वाह लेना भी हराम है हमारे लिए, ऐसे भी लोग हैं। तो मैम जो जैसे ये कमाटीपुरा एरिया है, जैसे ये कैलकाटा वाला एरिया है, वो यहाँ कितनी लड़कियाँ रह रही हैं? कोई था नहीं कमाटीपुरा में। तो देखिए कमाटीपुरा में तो फिर भी ये मान लीजिए 8-10 हज़ार हो गई। लेकिन एक परिवर्तन है थोड़ा सा, जैसे सोनागाछी उनकी अपनी दुनिया है, वो एक पूरा शहर बस रहा है, उसकी तो काउंटिंग मत करो सोनागाछी में। हाँ पूरा शहर है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें अपने आप से की हैं। उन्हें लग गया कि समाज तो कुछ करेगा नहीं। हालांकि ये काम नहीं छोड़ा है, इसी काम के ज़रिए, जैसे उनकी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, आप मेकअप का खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, वहाँ से खरीदो। अच्छा, उन लोगों कहीं बाहर नहीं जाओगे। उनके अपने बैंक हैं जो आरबीआई में रजिस्टर भी करा रखे हैं उन्होंने। ओके, छोटे छोटे बैंक्स करके स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं, ऐसे चीज़। अच्छा जी, ये अच्छी बदलाव की एक बयार है। लेकिन लड़कियों की आमद तो नहीं रुक रही है, ये उनका बिजनेस है, पैसे तो इसी के जरिए हैं। कितने पैसों में लड़की खरीदते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ की नहीं है, 25-30 हज़ार 50 हज़ार बस, उससे ज़्यादा का है नहीं। इससे ज़्यादा वो अपने जीवन काल में इतना नहीं कमा पाती, तो इससे ज़्यादा का कैसे खरीद लेंगे, कैसे कमाएगी? तो मैम ये हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से ये जगह लीगल है जो ये रेड लाइट एरियाज बने हुए हैं? आप ऐसा समझिए, कान इधर से पकड़ लीजिए, इधर से पकड़ लीजिए। बात तो एक ही है, जब आपने कानूनन ये कह दिया कि कोई स्त्री अगर वो बालिग है, अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है, तो वो वेश्यावृत्ति नहीं है ना। और अब आप 2 लोग हैं और मैं अकेली हूँ। इस समय अगर आप मुझे डिटेन करने लगें तो मैं वो कहूँगी जो आप कहेंगे, अपने आप को बचाने के लिए फ़िलहाल।
तो आपने अगर मुझे कह दिया कि ये कह देना कि ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा था, ये तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैं वही कहूँगी। जब वो लड़कियाँ ये कहेंगी कि साहब मैं तो मर्जी से हूँ यहाँ, क्योंकि मालकिन की तो ऑर्डर है, उसकी तो निगाहों की जो फटकार है, जो हंटर है, वो तो आप समझ भी नहीं सकते कैसा होता। इन एरियाज में लड़कियों के साथ कोई मार पिटाई, ऐसे व्यवहार भी होते बिना हैं? मारपीट के कैसे? कोई लड़की जो आई है, एक भले घर से आई है, जिसने बड़े सपने देखे होंगे, ज़िंदगी जीने के सपने देखे होंगे, और वो बिना मारपीट के इंटरनल पार्ट्स में मिर्चें डाल के सेक्स करेंगे। कभी एक चूना डाल के, लड़की, चलिए थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन चूना डाल दिया उसके इंटरनल पार्ट्स में, वो बड़ा बवाल हुआ उस समय, और मर गई वो। ये सोनागाछी में नहीं, कबाड़ी बाजार में, मेरठ। और कैसे जिंदा रहती है? अभी आप बुझते हुए चूने में उंगली डाल के देख लो, जल जाएगा हाथ आपका। बिल्कुल। और वो इंटरनल पार्ट्स में डाला गया सूखा चूना, तो अंदर की जो भी लिक्विड है अंदर, उससे जल के वो बस्ट हो गया सब, मर गई। वो दूसरों को सबक देने के, तू एक मरेगी तो 10 को सबक हो जाएगा। जब मिर्च डाल के एक आदमी प्रोटेक्शन लेके और उनके साथ मुस्टंडा सेक्स करेगा, तो वो दूसरों के लिए सबक होगा, उस लड़की के लिए चीख होंगी, दर्द होगा। उनके दर्द का तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई चेहरे भाव नहीं होते। सरकार इन लड़कियों के लिए कुछ नहीं कर रही है मैम, किसी के एजेंडा में भी नहीं। अब देख लेना, अब आप गौर कर लेना, 2007 में अब चुनाव हैं, 27 में, किसी का एजेंडा उठा के देख लेना, नेट पे तो सबके पड़े रहते हैं। किसी पार्टी ने भी, विपक्षी हो या सत्ता में हो, कि अपने एजेंडे में कहीं लिखा हो। इवन यहाँ मैं कह रही हूँ कलकत्ता या जहाँ पे हैं, उनमें भी किसी ने लिखा हो अपने एजेंडे में कि सेक्स वर्कर्स के लिए भी कुछ करना हो। क्यों ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहते आप? सेक्स वर्कर, यौन कर्मी, आपने तो एक्ट में दे रखा, ITP एक्ट है जिसमें यौन कर्मी लिखा हुआ है, बड़ी स्पष्ट है बात। हम कार्मिक कहते हैं, लेबर कहते हैं हर आदमी को, कि भाई ये मोची का काम कर रहा है, ये प्लम्बर का काम कर रहा है, ये वर्कर हैं, है ना, वर्कर हैं। और ये वर्कर तो आपने बाकायदा मानी है, एक्ट के अनुसार मानी है, फिर इनको वो हकूक़ क्यों नहीं सारे? इनकी बेटियों को क्यों आप, जो आपकी कन्या विद्याधन योजनाएं हैं या लाडली योजना है, ये सारी योजना इनके लिए क्यों नहीं है? या मजदूर कार्ड बने हुए हैं सबके, औरतों के, मर्दों के जो काम कर रहे हैं इस तरह के, तो इनके क्यों नहीं है? तो मैम जो गंगूबाई मूवी में दिखाया गया है वो सब सच है? 90% सच है। इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ के, जैसे जब वो गंगूबाई को मारता है, तो एक्चुअल में वो सैडिस्ट है, वो मारता है और जिंदा है ये, लेकिन वो एक्चुअल में मर गई थी। सोनागाछी की घटना, वो लड़की मर गई थी, और उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे परिणाम भी हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुओ मोटो लिया कि इस तरह एक सेक्स वर्कर की हत्या की गई सरेआम, इनके पुनर्वास के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने तमाम स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की कि सब अपने अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स को भेजें, एक बड़ी मैराथन बहस होगी। हुई वो बैठक, और उसके नतीजे आए कि 24 ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाए पुनर्वास के लिए। बहुत अच्छी बात थी। मोबाइल रिपेयर, लड़कों को भी, लड़के लड़कियां जो भी वहाँ हैं उनको सबको, और उसके लिए ज़िम्मेदार जितनी भी ITI हैं, SIDBI है, और जो प्राइवेट NGOs हैं जो सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत काम करते हैं, वो सब इनको ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब ये ट्रेनिंग ले लेंगी तो उसके बाद जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो इन्हें 0 इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और ये अपना काम शुरू करेंगे। और काम शुरू करने की जिनकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो तो है ही, लेकिन जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सरस केंद्र पे बिक्री के लिए रखे जाएंगे। समाज कल्याण विभाग का दायित्व होगा कि वो उनकी बिक्री सुनिश्चित करें। तो बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बहुत बढ़िया कि भैया चलो अब कुछ होगा नया। हमसे भी मांगा गया कि जी कुछ महिलाओं के वो दे दो नाम, और उनको ट्रेनिंग में भेजना है। हमने 70 महिलाओं के दिया, आउटडेटेड थी, जो जिनको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो कभी आया ही नहीं हमारे पास दोबारा पलट के। एक दिन हमने फिर से फ़ोन किया, हमने कहा भैया वो क्या हुआ उन महिलाओं का, ट्रेनिंग हुई? तो उन्होंने कहा मैडम वो तो हो गई कब की, आपको पता नहीं चला। मैं बड़ी चौंकी में, मैंने सबको फ़ोन घुमाया उन्हें, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग हुई थी क्या? बोले ना हम तो आपके, वैसे मेरे बिना जाती नहीं है वो कहीं इस तरह की। मैंने कहा बोले हम तो आपके बिना कहीं नहीं जाते ऐसी किसी ट्रेनिंग में, और ना हमारे पास कोई आया, हमारे तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। तो जैसे मेरे शहर में हो गई ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हो गई होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट थोड़ी अपनी उसकी कंप्लाइंस करने आएंगी कि आपने किया कि नहीं किया, घर घर थोड़ी घूमेंगे। तो हो गई सबका पुनर्वास। हम कहते हैं इनको हटाने का, इनको रेड करने का मतलब क्या है? भेड़ बकरी थोड़ी है जिसको रेड करके आप बाड़े में से निकाल के बाहर गए रहे हैं आज़ाद। ये पुनर्वास की ज़रूरत है उनको, एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं, उनके नाम पे घर वाले उनको घर देने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटर तो ये है कि उनका पुनर्वास किया जाए, उनको काम सिखाया जाए, और जब स्किल्ड हो जाए तो शादी करो,
हमने भी शादी की है बहुत सारी लड़कियों की जो वेल सेटल्ड हैं। ऐसे नहीं कि हमने बहुत बड़े घरों में कर दी, बहुत ही डाउन टू अर्थ, कि कोई भैंस पालन करके अपना घर चला रहा है, कोई रिक्शा चला के चला रहा है, लेकिन लगातार हम उनके संपर्क में। और किसी भी बच्ची ने मुझे आज तक ये बुराई नहीं दिलवाई कि ये आपने शादी कराई थी और इसने तो हम बड़े तंग किए, कभी नहीं। जिस घर में पर्दा भी करके नहीं, घूंघट निकाल के भी। और लोग ये भी कहते हैं कि ये एक लड़की की हमारी भी करा दो, बड़ी अच्छी लड़की की शादी कराई थी आपने। ये बात अलग है कि हमने वो उनकी पहचान छिपाई हमेशा। अच्छा, पहचान नहीं बताइए, पहचान के बाद तो बड़ा उनके फ्यूचर के लिए बेटर है वो पहचान बताना जरूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा मैम, क्या कभी किसी बड़े नेता या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भी नाम इन चीज़ों में देखिए, आया है? यूँ नहीं आएगा, उनको क्या ज़रूरत है जब दूसरी जगह जब एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, सब चीज़ें हैं। इस गंदगी में उस बदहाली में कोई जाएगा क्या? जहाँ एक छोटा सा आपने क्या करके मोबाइल देखिए तो एक चबूतरा दिखाया है, हर कमरे पे एक चबूतरा है। उस चबूतरे पे वो लड़की बैठी है, वहीं खाना खा रही है, वहीं कोई अंदर से आता है यूज कंडोम फेंकता है, वहीं गुटखा थूकता है, वहीं पेशाब करता है और उसे उठने की इजाज़त नहीं है। तो उसमें नेता जाएगा कोई? सफ़ेद पोश जाएगा? कोई नहीं जाता। वहाँ वो जाते हैं जो बिल्कुल 4th से भी 5th और 6th क्लास के लोग हैं, जो जिनकी मानसिकता ख़राब, जिनका आमदनी मुश्किल से 500-600 रुपये है, वो 250-300 रुपये वहाँ खर्च करेंगे, 100-150 की दारू पिएंगे और जो बचे 100 रुपये हैं वो बीवी को देंगे, अगर वो एतराज़ करेगी तो उसे पीटेंगे। ये उनका जीवन चक्र है, हर दिन का, पूरा दिन मेहनत करेंगे। तो वो लोग हैं वहाँ, उनके लिए कोई सर्वाइवल किसी का कुछ नहीं मायने रखता, उनके लिए किसी की अस्मिता के कोई मायने नहीं हैं, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ एक ऐसा बाज़ार, लोग कहते हैं कि वो औरतों की मंडी है, और मैं कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है। मजबूरियों की मंडी है और कुछ नहीं, वहाँ हर औरत मजबूर है। और इसीलिए मुझे उनसे कोई नफरत नहीं, जो उनकी मालकिन भी मुझे नहीं है। मैं हमेशा उन्हें बहुत अपना पे करके, वो मुझे कितना भी दुत्कारे, मैं फिर भी अपने। और वो जो मालकिन है वो सब जानते हैं कि आप ऐसे लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं? 33 साल हो गए कौन नहीं जाए। तो वो मैं नीचे से बात करती आने देते हैं? हाँ, मुझे कौन रोकेगा, मुझे उन्हें पता है बदतमीज़ भी है, ऐसा भी नहीं, मुझे रोक के क्या करेंगी। ज़्यादा नहीं कहेंगी अरे दीदी आप आ गई, मैडम आप आ गई, मुझे तो बाज़ार जाना था। अरे तो चली जा, मैं क्या रोक रही हूँ, मैं तो बैठी हूँ थोड़ी देर, लड़कियों से बात करूँगी। लड़कियों कैसे मेरे पास अकेले छोड़ेगी? नहीं, बाद में चली जाऊँगी, चलो आप चाय पियोगी या कि ठंडा पियोगी, जो चाय मंगा ले मैं तो वही पी लूँगी। लेकिन हम पानी भी नहीं पी सकती आप, पर ये हमारी तो आदत, हम तो पी लेंगे जैसा भी है। अच्छा मैम, जो लड़कियों के रेस्क्यू होते हैं वो 100% उनके बेटरमेंट में वो जाती हैं, फ्यूचर बेटर होता है? या कोई लड़कियां गलत भी प्रभाव नहीं, हम देते ही नहीं, हम तो सीधे सरकारी उसमें देते हैं, ASTU में मुकदमा लिखाते हैं उनके खिलाफ, तो वो जाएंगी सरकारी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जाएंगी। तो उनके साथ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, जिनकी शादियाँ हम लोग करते हैं उनका हम पूरा फॉलोअप करते हैं। मैम, सेक्स वर्कर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल धरती और आसमान का है भाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो एक मानव, देखिए ट्रैफिकिंग क्या है, ट्रैफिक से जुड़ा हुआ ये एक शब्द है जो 1856 में ईजाद हुआ, कि जो चीज़ व्यापारिक तौर पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाए वो ट्रैफिकिंग है। ये ह्यूमन इस शब्द इसके बहुत बाद में जुड़ा, अब ये मानव व्यापार हो गया। अभी तक व्यापार था, ट्रैफिकिंग मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक देश से दूसरे देश, वो ट्रैफिक करके जा रहा है। यहाँ मानव का व्यापार होने लगा था, तब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बना। और ये केवल खरीद फरोख्त है। और वेश्यावृत्ति तो देह व्यापार है, जहाँ औरत की अस्मिता का रोज़ दिन भर में 50-50 बार मोल लगता है, उसकी मर्जी पूछे बिना कि वो उस आदमी के साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। और यूँ ही पर्दे पड़े हुए हैं, जैसे अब आपके ये हैं, हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई अंदर इस तरह करे तो कैसा लगेगा? 3 हैं तो 3 डल गए पर्दे। इन लड़कियों को कितने पैसे दिए जाते हैं फिर? इनको कोई सैलरी होती है? कुछ भी नहीं, इनको कोई पैसा नहीं, रोटी तो खा रही हैं, कपड़े तो पहन रही हैं बस। कभी कोई बीमार हो जाता है, एक झोला छाप डॉक्टर भी आके देख लेगा, कंडोम तो फ्री मिल रहा है, और क्या करेंगे? मेकअप का सामान तो फिर, और मेकअप का वो एक कितनी सी वैसलीन जैसी डिब्बी, 3-4 कलर, वो कलर लिया हथेली पे, उसको लगाया, वही ओठों पे लग गया और वही आईलिड्स पे लग गया, ये हो गया। चाहे नीला हो, काला हो, लाल हो, पीला हो। और पैसा उनको कोई नहीं दिया जाता? नहीं, पैसे नहीं। उनकी अपनी मर्जी हो कि अपनी मर्जी का कपड़ा खरीदना है? नहीं, वो तो वहीं आता है सब। अगर आपने गंगूबाई देखी तो देखा होगा कि वो साड़ियाँ लेके आते हैं। हाँ जी, ये फैक्ट है कि वो आते हैं सब, वहीं उनके फैंसी वाले आते हैं, वहीं एक झोला छाप डॉक्टर आता है, वही देख के उनको पैरासीटामोल और फलाना और दे के चला जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बदलाव है कि जब से हम लोगों ने सख्ती करी थी, ART सेंटर वो जाती हैं हर महीने चेकअप कराने के लिए, भाई कोई अच्छा ही पॉजिटिव, और अब प्रोटेक्शन के बिना नहीं। ये केवल ना कहने का उनको हक है, और कुछ नहीं। अच्छा मैम, पुलिस और प्रशासन का रवैया आज भी इन औरतों के लिए भेदभावपूर्ण है? हमारे लिए भेदभावपूर्ण है,
उनके लिए क्यों नहीं होगा? नहीं चलो मैम, आप तो अपनी आवाज़ हर जगह आप बुलंद नहीं करके नहीं चल नहीं रही नहीं, हैं। देखिए सुनिए कैसे जी। कि एक लड़की गायब होती है हमारे शहर से 22 किलोमीटर दूर से, और रोज़ मुख्यालय पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही थी, 9th में पढ़ रही नाबालिग बच्ची नहीं मिल रही। हम भी चुप बैठ रहे, हमने कि कोई हमसे पूछ रहा, हम क्यों टांग रहा है खामखा। एक दिन हमारे पास एक फ़ोन आता है कि साहब बात करेंगे, तो इतना तो वही समझ में आता है साहब कौन होगा, क्या करा दो। हमने नहीं पूछा कौन साहब करेंगे, करा दो। पुलिस के उच्च अधिकारी बोल रहे थे, मैडम बच्ची को वहाँ खोजवा दो। मैंने कहा सर आपके पास पूरा तंत्र है, आप खोजवा लीजिए पूरे कबड्डी शहर में मिल जाए। अरे नहीं नहीं, आपको ज़्यादा पता होगा कहाँ पे है। देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा पता है। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ नहीं है, आप मान लो हमारी बात कि लड़की वहाँ नहीं है, फिर भी आपको ऐसा है तो उसके माँ बाप को फ़ोटो लेके और FIR की नकल लेके भेज दो, तो मैं एक बार खोजवाती हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। हालांकि मुझे खोजवाना नहीं था, मुझे तो पक्का पता था, मैं 22 दिन से देख रही हूँ ये है नहीं वहाँ लड़की। उनको भी सबको खटखटा रही, मुझे लड़की मिल गई तो जान से मार दूँगी एक एक को, बता रही हूँ। नहीं थी कि नहीं दीदी हमारे पास नहीं है। अब हमने उन्हीं को इस्तेमाल किया, पुलिस को। देखिए जैसे ही वो लोग आए, फ़ोटो लिया, सब चीज़ ली, भाई ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे ना परिवार का एक बच्चा गायब हो गया है, और ये उसका फ़ोन नंबर है जो लास्ट बार कहीं बंद हो गया है, और उसके बाद सिम में कहीं तोड़ के फेंक दिया है, क्या करा भगवान जाने, ज़रा लोकेशन बताओ। तो उन्हें 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन किया कि दीदी ये तो बरेली में एक जगह बहेड़ी है, वहाँ पे है ये लड़की, तो वो ये लड़का। तो मैंने कहा बस चलो हम वहीं ढूंढ लेंगे। हाँ ढूंढ लो। इतना सटीक बताया कि ऊपर की मंजिल पे गई, ऐसे बताया बिल्कुल। तो उस समय वहाँ तत्कालीन जो अधिकारी थे, हमने उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन देख के सुबह 9 बज रहे थे और कहा कि क्या मैडम यहाँ भी। मैंने कहा सर एक बच्चा खो गया है हमारा, और हमारे वो उसके बच्चे के माँ बाप आ रहे हैं, तो आप जरा सी मदद कर देना अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़े। अरे हाँ हाँ भेज दो ऐसे कह दिया, और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। है बताया कि वो तो हमसे तो वैसे ही फूके पड़े रहते हैं, हमसे कहाँ करेंगे हमारी मदद। हमने कहा भाग जाओ अभी, मैं तुम्हारी शाम तक इंतज़ार करूँगी। अब वहाँ से 300 किलोमीटर जितना दूर आपका हमारे से मेरठ, इतना दूर वो जगह। वो गाड़ी करके चले गए बेचारे सुबह सुबह। हमने पूरा दिन ऑफिस में काटा, थक थक होती रही, और वो मुझे फ़ोन करते रहे कि साहब वो इंस्पेक्टर हमें झल्ला रहा है हम पे, क्योंकि उसे ये तो पता लग गया कि हम संकल्प में गए हैं। तो वो कह रहा है कि साला तुम उनके पास पहुँचे, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, या वहीं आके तुम्हारा करूँ इलाज, वहाँ बैठे हो कि वहीं मिल गए तो वहीं से घसीट चलाऊँगा। क्योंकि साहब देखिए हम तो गए ही ना उनके पास, मिली ना मैडम, किसी एक जना गया था, मिली नहीं वो। खैर शाम को 6 बजे लगे वो आके, हम 6 बजे तक ऑफिस में रहे। हमने तुरंत मीडिया ट्रायल कराया, थैंक्स टू मीडिया मेरा बहुत साथ देता है, इतने बरसों में उनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। तो वो लोग, हमने मीडिया ट्रायल कराया, लड़की ने बताया कि कैसे लड़की तो मिली गई वहाँ ऊपर, लड़का नहीं मिला जो ले गया था, कि मेरा कई जगह सौदा भी किया, नहीं बन पा रहा था, और बहुत सी चीज़ें उसने बताई। हमने कहा ये सब अब तुम करते रहना थाने कचहरी में, ये मीडिया को करो और भेज दो। उसका फ़ोन आ रहा था, जी इसे क्या कहें। मैंने कहा जाओ इसे कह दो कि हम तुम्हें लड़की यहाँ चौराहे पर दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी लड़की यहाँ मिल गई हमें रिश्तेदारी में, और हम ला रहे हैं चौराहे में। दो गाली दी, 2-4 तो गंदे, ले लिया लड़की को। मीडिया वाले उनके पीछे भागे, तो पूछे साहब कहाँ मिली लड़की। अरे कचहरी से अभी उठाई है, कचहरी के पास ही दी हमने, और शादी के उद्देश्य से घूम रही थी। ये उनका पैट एक शब्द होता है, शादी के उद्देश्य से घूमते हुए पकड़ा। वो इतना सा छप गया, और ऊपर लिख गया संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। बड़ी सी खबर छप गई। हम उसे पढ़ भी ना पाए थे ठीक से कि हमें किसी ने फ़ोन करा कि दीदी अगला पेज तो देख लो। मैंने कहा अगले में क्या भाई, वो भी देख ले। अगला देखा तो संकल्प और उनके 5 साथियों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा। हम पूरा दिन वहाँ बैठे और हम पे मारपीट, पैसे छीनना सब लिखा गया, जान से मारने की धमकी देना, पूरा मुकदमा लिखा गया। ये अलग बात है कि जिस दिन हम ज़मानत कराने गए तो मजिस्ट्रेट ने बहुत लताड़ लगाई उन्हें, और उसने वो हॉस्टाइल हुआ। उसने कहा जी गलती हो गई, बहन जी से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने इसलिए मुकदमा लिखा दिया। बताओ। अब तो सोचिए कैसे वो हमारा तो वो चाहते हैं कि हमें तो जान से मार दें, वो हमें जिंदा थोड़ी चाहते हैं कि हम जिंदा रहें। मैम फिर जो ये लड़कियां होती हैं, ये वहाँ पे जैसे आगे इनकी शादियां तो होती नहीं है, तो बच्चे पैदा फिर किससे होते हैं इनके? ये बड़ा अजीब सवाल है। बच्चा सबसे पहले, अगर एक लड़की आई है तो पहले से बच्चा ही पैदा करना है सबसे क्योंकि पहले। आफ्टर ऑल माँ तो माँ है, वो नहीं जाएगी बच्चे को छोड़ के कहीं भी। कुछ भी आप बच्चे को रुलाएंगे, 1 महीने का 2 महीने तो का मतलब बच्चा किसी भी आदमी से उसका बच्चा पैदा करवा देते हैं? किसी से भी, कोई भी, मतलब उन्हीं की मुस्टंडे, तब तक बाहर का कस्टमर नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं के किसी मुस्टंडे का बच्चा होता है, और बस फिर कहाँ जाएगी माँ, बच्चा छीन लिया जाता है। बच्चा मिलने के लिए भी 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और ये नहीं कि आप रोज़ 200 रुपये कर दें भाई, उसके लिए आपको कस्टमर की भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, 10 रुपये और दे जाओ।
लड़की को तुम मतलब मुझे ऐसे दे रहे हो जो मालकिन को मेरे लिए दिए 10 रुपये और दे दो, मैं इकट्ठा कर लूँगी। ऐसे करके वो पूरे महीने में 200 रुपये नहीं इकट्ठे कर तो फिर वो पाती। बच्चा कहाँ रहता है? अलग, दूर। कहाँ पे? जगह कहीं रख रखी है इन्होंने, हम कभी ढूंढ नहीं पाए। बताया हमें एक बार कि लोनी में है, लेकिन बहुत जगह हमने सर्च किया, हमको कोई मिला नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उन बच्चों का पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे है? बस इतना है कि जब हम लड़की निकालते हैं तो ये ज़रूर में धमकाती हूँ कि मुझे भी 10 मिनट में चाहिए बच्चा, नहीं आया तो फिर 10 मार के 1 गिनूंगी। फिर वो बच्चा लेके आते हैं? लेके मिल जाता है। तो जब आप ऐसे उनको बोल के ले निकालते हैं लड़की, तो वो निकालने देते हैं क्या? अरे क्यों निकालने देंगे? तो फिर कैसे आप इतनी निकाल लेते गालियाँ, हैं? जितने हम कपड़े फटते हैं हमारे साथ, वो हमें 4 गालियाँ देते हैं, हम भी उतनी गंदी गाली देते हैं। ऐसा तो है नहीं हम नहीं देते, दूध के धुले नहीं है बिल्कुल भी। अब 35 साल में उन्होंने सब सिखा दिया हमको, गंदी गालियाँ भी देनी। जो हमारे साथ जाते हैं कान में उंगली देगा, अरे आपका ये रूप नहीं देखा, मत देखो, नीचे चले जाओ। मैम, फिर समाज में उन औरतों के बच्चों को भी उसी नज़र से देखा जाता है? तो कैसे, क्या देखेंगे? लेकिन अभी परिवर्तन ये है कि हम उनकी पहचान कभी नहीं उजागर करते। जहाँ बच्चे वो पढ़ रहे हैं हम कभी जाते नहीं, हमारा स्कूल प्रबंधन के साथ कमिटमेंट होता है, आप कभी नहीं आएंगी, इन बच्चों से नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम जाएंगे तो पहचान हो जाएगी, क्योंकि हमारे दूसरे बच्चे निकल जाएंगे, उनके पेरेंट्स निकाल लेंगे कि हाँ तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो और हमारा उद्देश्य है कि उनको वेल एजुकेटेड हों। वो ऐसे नहीं कि हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, 2-4 क्लास पढ़े फिर बैठ गए घर पे, लड़की धंधे में आ गई और लड़का दलाल बन गया, वो नहीं। हाईली एजुकेटेड है लड़के बच्चे, MCA MBA करके। 2 बहन भाई तो दोनों ने MCA किया है और दुबई में जॉब कर रहे हैं। एक बच्ची हमारी अभी प्रोफेशनल ऑफिसर हुई है, 2 साल हो गए अब तो। अच्छा। और माँ को भी निकाल के ले गई, उसको घर दिलाया अपनी माँ को, मतलब मायका वहीं की थी। और कब उसने ये सब किया हमें नहीं पता लगा। मैंने कहा तूने कैसे पता किया? मेरी मम्मी ने मुझे सब बता दिया था कि मेरी नानी कहाँ रहती हैं, नाना कहाँ रहते हैं, और इसीलिए मैंने वही कैडर लिया, महाराष्ट्र कैडर, मेरी मम्मी को। इसलिए मैंने कहा क्या बोली? तो मैंने कहा कि पापा जो मम्मी को ले गए थे वो तो मर गए, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पोछा करके पाला। कितनी समझदार बच्ची होगी वो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भी, और हमारी कोई बच्ची वापस भी नहीं लौटी, जिसको रेस्क्यू कर दिया, जिसको घर दे दिया, वो घर से भी कभी वापस नहीं लौटी कि इस जगह आ गई हो, सिर्फ एक लड़की को छोड़ के। ऐसी जगह मैम कोई भी ना जाए, कोई किसी को, भगवान सबको बचाए, लड़कियों को भी बचाए। अच्छा मैडम, जैसे सोशल मीडिया पे अब इन बातों पे बहुत चर्चाएं चल रही हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे आप आते हैं, आप बहुत पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ। तो लोगों को और ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है। हाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है या लोग कोई गलत धारणा तो नहीं बना रहे हैं? अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है। ये पता है क्यों हो रही है? देखिए गंदे लोग तो हर जगह हैं। अभी रात हमको एक फ़ोन करता है, जिगोलो एजेंसी से बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ, बता मुझे ज्वाइन करना है। मैंने कहा बेटा माँ की उम्र क्या है? ये होगी 58 साल। मैंने कहा पहले उसके साथ सेक्स करो, ऐसे ही बोला मैंने, उसके साथ सेक्स करो, उसके बाद बहन होगी उसके साथ करो, ट्रेनिंग हो जाएगी तुम्हारी, उसके बाद आना। क्या कहूँगी? अच्छा, आपके पास भी ऐसे फ़ोन आ जाते हैं? बताइए क्या कहूँगी उनको? ये इतनी मानसिकता हमारी गंदी है, मर्द जो प्रजाति है ना ये। अच्छा मैम, हमारे समाज में लोग कहते हैं, लोग जल्दी इन बातों पे कोई टॉपिक डिस्कस भी नहीं करते, कहते हैं कि ये वेश्यावृत्ति बंद हो जानी चाहिए, ये रैकेट्स बंद हो जाने चाहिए, लेकिन उसी समाज में से आदमी है ना जो उनके पास जा रहे हैं। नहीं, इनको क्यों कहते हैं बंद हो जानी चाहिए? उनको कहते हैं कि जो MG रोड पर खड़ी हैं, जो पूरा दिल्ली जिन्होंने घेर रखा है, जो पूरे मेरठ में चौराहों पे खड़ी हैं, उनको कभी रोकते हो? उनके लिए क्यों नहीं कहते हो? या जो होटल्स में रोज़ रेड हो रही है, रोज़ जिम, मसाज पार्लर्स और इन सब में जो सब चल रहा है, तो कहाँ नहीं? आप क्या समझते हैं कि ये सब उन बाज़ारों में चल रहा है? वो तो मजबूरियों की मंडी है। और जो सरेआम आप अपनी मर्जी से जा रही हैं, दूसरों को भी फंसा के ला रही हैं कि अच्छा पैसा इसमें। तो मैम मेन कैरेक्टर तो इसमें आदमी ही प्ले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक भी पुलिस रेड में या दूसरी रेड्स में जो भी कोई करते हैं, मैं किसी को नाम नहीं लूँगी जी, जो भी रेड करते हैं, कभी एक कस्टमर नहीं पकड़ा, तो भैया कैसी वेश्यावृत्ति? सिर्फ लड़कियां पकड़ी जाती हैं। हाँ तो मैं तो ये बात ही नहीं करती, मैं तो कह रही हूँ ना, मैं लड़कियाँ पकड़ने आई, ये कोई एक्यूज़ थोड़ी हैं कि इनको पकड़ने आई। मैं तो एक लड़की को निकालूंगी, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, उसमें 2 साल लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल किसी को एक का, ताकि दूसरी लड़की को सबक हो सके कि तुम भी एक दिन अच्छा जीवन जी सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। बस मैं तो इतना करना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मैं मैम इन लड़कियों को अच्छा खाना वगैरह अच्छा दिया जाता है? नहीं, क्या
खाने के नाम पे मैम क्या सच्चाई है इन एरियाज की अंदर की, क्या सच्चाई देखिए वहाँ है? कुछ नहीं बनता। हाँ संडे को उनको ज़रूर नॉनवेज या कोई जो खाती हैं उनको दिया जाता है, लेकिन वो सब आता बाहर से ही है। पानी सी दाल, कुछ चावल, रोटी तो मैंने बहुत मुश्किल से कभी खाते हुए उनको देखा है। वही बस पानी से ला दिए, चलो खा लो, पेट भर लो, जल्दी करो, दूसरा कस्टमर भी इंतज़ार कर रहा है। भेड़ बकरी हैं वो, किसी को ठेला जा रहा है, चलो चलो चलो। और उनकी हेल्थ? कोई नहीं, कोई हेल्थ नहीं, बस अब ART सेंटर्स तो जाती हैं, क्योंकि वहाँ तो जैसे गंगूबाई फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत काम किया, इस बात में कितनी सच्चाई है? गंगूबाई ने जी वो देखिए फिल्म वालों की अपनी थोड़ा लिबर्टी तो लेंगे जी, है ना। वो मिली नेहरू जी से, तो वो मिली थी, ऐसा नहीं कि वो उनसे नहीं मिली थी, वो मिली थी। वो लेकिन निजी बात थी कि हमें इस तरह परेशान किया जाता है, इस तरह लोग हमको हटाने की बात कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स ने इस तरह की बात की, उन्होंने थोड़ा एजुकेशन पर काम भी। ये आप क्या सोचती हो, इसमें हमें दिक्कत नहीं आई? जब पहला बच्चा हम एडमिशन, आपको लगेगा फ़नी भी है, पहला बच्चा एडमिशन कराने लगे, हम माँ को भी साथ लेके गए, और वो मठाधीश थी वहाँ की। मैं क्या कहूँ, उसका भाई IPS हुआ उन्हीं की कमाई से, है ना। तो उन्होंने बच्चे को ले गई, वो नाती था उनका। मैंने कहा इसके फादर का नाम बताओ क्या? तो उन्होंने कहा पिताजी का नाम ऐसा करो, प्यारे मोहन लिख दो। मैं लिखने लगी, रुको रुको रुको, प्यारे मियाँ लिखो। अच्छा, नहीं प्यारे लाल लिखो। मैंने कहा प्यारे तो है ना, अगर प्यारे है तो मैं खाली प्यारे लिख रही हूँ, ये मोहन लाल शर्मा बिल्कुल मत बता मुझे। तो ये तब मुझे लगा पहली बार कि ये बड़ा ख़तरनाक है, कैसे एक बच्चे को मैं एडमिशन करा पाऊँगी। और इजीली एडमिशन हो गई थी? वो तो हो गई थी, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे NGOs ने लड़ी। तो माँ का नाम अब है कि चाहे तो अब बाप का ना दें, माँ के नाम से भी एडमिशन होते हैं। तो वो हमें थोड़ी आसानी ये हो गई उसके बाद कि हम एडमिशन आराम से कराते हैं। और बाप का भी देना हुआ तो कुछ भी नाम देते हैं। अच्छा, कुछ भी नाम लिख कुछ देते भी हैं? है कोई ही बाप के कोई सर्टिफिकेट जब पता ही नहीं तो क्या करें, कहाँ से दें? पता है कि सेक्स वर्क करें, ये तो स्कूल को पता है ना, कहाँ से दें बाप का नाम? क्या करें? उनका जन्म प्रमाण पत्र हम सबका बनवाते हैं। तो स्कूल में उन बच्चों को बाकी बच्चों की तरह कैसे ही पता ट्रीट किया लगेगा? जाता उन बच्चों है? को पता थोड़ी है कि ये वो बच्चे हैं, तभी तो मैं नहीं जाती हूँ। ओके, तभी तो हमको मना रखती है ना, जाएगी तो ये चली जाएगी, हम नहीं जाएंगे। मैम भारत में सेक्स वर्कर्स को पूरी तरह मान्यता मिलनी चाहिए, या ये मानव तस्करी का इससे और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? उनको मान्यता दी किसने है? कहाँ है उन्हें मान्यता? आए दिन तो लोग उनके यहाँ रेड कर देते हैं, जो जिसकी मर्जी करें, जिसकी मर्जी है। कोई कस्टमर उनको पीट के चला जाता है। कौन सी मान्यता है? मान्यता हो तो उनके लेबर कार्ड बने कानून के अनुसार, मान्यता हो तो उनको कोई इस तरह उनकी मर्जी के बिना उनसे कोई धंधा न कराए। कुछ नहीं है वो एक ऐसा बाज़ार है जिससे सबने ऐसे मुंह मोड़ रखा है कि बिल्ली है, कबूतर उसे देख के आंख बंद कर ले रहा है और सोच रहा मुझे नहीं खा रही, पर वो बिल्ली सारे समाज को खा रही है। आपकी बहन बेटियाँ वहाँ जा रही हैं, इनको जबरन पल पल मरती हैं तिल तिल करके। अगर मैम सपोज रेड लाइट एरियाज को बंद कर दिया जाए तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होएगी या खतरा और बढ़ेगा? आप खुद सोचिए, ये तो रेड लाइट एरिया दिख रहे हैं हमें, हम लोग जाके रेड भी कर देते हैं। मुझ जैसे लोग महीनों लगा के, सालों लगा के रेस्क्यू भी कर लेते हैं, और जो सड़कों पे खड़ी हैं उनको तो आप छेड़ भी नहीं सकते। मैंने कहा एक पुलिस वाले को, मैंने कहा भैया यहीं खड़ी हैं, गुड़गांव की बात है, इनको थोड़ा सा कभी तो टोक दिया करो। बोले जी मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, बच्चे पालने हैं। पता नहीं कौन हमारा उच्चाधिकारी निकल आया इनके क्लाइंट्स में, कौन बड़ा नेता निकल आया, कौन मंत्री निकल आया, 1-1 1.5 लाख रुपए में जाती हैं ये। अच्छा, तो फिर कौन सी वेश्यावृत्ति की बात आप कर रही हो? मान्यता ही है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहेंगे कि जो स्वेच्छा से अगर कोई सेक्स वर्कर किसी मर्द के साथ है तो उसको कोई नहीं। और लिव इन क्या है लिव इन? अच्छा मैम, जैसे इन एरियाज में, रेड लाइट एरियाज में रहने वाली जो लड़कियां हैं, अगर ये किसी सपोज जैसे बड़ी बीमारी इनको लग जाती है, HIV जैसी कोई बीमारी इनको अब नहीं लग जाती है, अब नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को लग जाए तो इनके इलाज करवाए जाते हैं अच्छे से? हाँ, अभी सेंटर्स हैं जो सरकारी वो हैं, उनमें ART सेंटर्स हैं इनके, वहाँ जाती हैं, इलाज भी होता है उनका, फिर उनको अलग रखा भी जाता है, वहाँ नहीं रखा जाता। लेकिन एक टाइम तो वहीं वो एड़ियाँ रगड़ के मर जाती थी। अच्छा, नीचे फेंक दिया गया, जाओ यहाँ मत रहो, बहुत बुरा हाल था एक टाइम। और एक बहुत गंभीर और भी रोग होता है सिफिलिस करके, तो वो अब नहीं होता, कम होता है, क्योंकि अभी सभी बिना प्रोटेक्शन के ना है।
वो एक यौन रोग है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वो तो जान लेता है, लेकिन ये जीते जी मारता रहता है हर दिन हर पल। तो अब वो भी नहीं हो रहा है। हेल्थ की तो वो उनकी प्रॉब्लम तो इसलिए ना कि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। 2 भी लड़कियां बेकार हो गई तो उनका तो पैसा चला गया। तो वो तो रखते हैं डॉक्टर भी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लड़कियों को अब आप लोगों ने ट्रेंड किया हुआ है कि आपने बिना प्रिकॉशन के हाँ, नहीं, उनके साथ सेक्स हाँ, नहीं करना है। हाँ, तो ये तो चलो अगर लड़कियां मना हाँ, करेंगी, लेकिन कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो फिर भी कहते हैं कि नहीं तो नहीं, जाओ, हमें हटो, बिना प्रिकॉशन से। नहीं तो जाओ। तो वो उनके मालिक उनको तंग ना, तो नहीं करते मालकिन लड़कियों धक्का के? मार के नीचे फेंक देगी, मर जाओ तो मर जाओ, पैसे थोड़ी वापस करेगी। अच्छा, मालकिन भी इसमें हाँ, सपोर्ट करती हाँ है? करती है। उसे पता है कि तेरी एक लड़की बेकार होगी तो 4 और को भी करेगी, पुलिस डंडा अलग बजाएगी कि तूने फैला दिया ये सारे में। तो वो नहीं ऐसे। अगर मैम इस सारे सिस्टम की बातें आपको बतानी पड़े कि सारा सिस्टम क्या है, ये कैसे इतना कुछ हो रहा है, तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? मैंने कहा ना कि ये केवल डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जब तक डिमांड है ये सप्लाई होती रहेगी, लोग आते रहेंगे और लड़कियों को फंसा के लाते रहेंगे। और इनके स्टेक होल्डर्स में कोई बड़े लोग नहीं हैं, ऐसे ऐसे हैं कि रिक्शा चालक भी है, जिसको सॉफ्ट टारगेट सामने दिखा वो भी है, कोई परिवार का भी है, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी है जो फंसा के, जैसे एक बच्ची निकलती है बहुत नज़दीक से शहर से, माँ बाप तो है नहीं और भाई भाभी रखना नहीं चाहते, 15-16 साल की लड़की, और उसे कह दिया कि तू जा मौसी के चली जा। शाम का टाइम, सर्दियों के दिन थे। अच्छा। कपड़े भरे उसके थैले में, जा, कहाँ जाएगी, गांव दूर है। बाहर निकल के एक रिक्शा वाले से कहती है मुझे कहीं छोड़ दो ऐसी जगह धर्मशाला में जहाँ मैं रात रुक जाऊँ, सुबह मौसी के चली जाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है चल, कोई पैसा नहीं। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं। ले गया और ला के बाज़ार में छोड़ा कि किसी भी कमरे पे चली जा और मेरा ये नाम है, जिस कमरे पे जाए उसकी वहाँ पे जो बैठी हों वो मेरी मौसी हैं, सब उनको बता देना कि ये छोड़ के गया है, क्योंकि उसको पैसे भी लेने थे अगले दिन आके। लेकिन मैं भगवान का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत नास्तिक तरह ज़िंदगी काटी है। दीपक भी ढंग से नहीं जलता, कभी गाय बगाए भूल जाती हूँ कब जलेगा। तो कोई सुन रहा था ये बात, उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया जब तक वो बात ही कर रहा था कि बहन जी ये लड़की अभी चढ़ जाएगी, और मुझे लग रहा है लोकल है क्योंकि रिक्शा वाला लेके आया। हम लोग भाग भाग के पहुँचे तो पता लगा कि 4 किलोमीटर दूर भी नहीं थी। उस भाई के खिलाफ लिखा है हमने मुकदमा। देखिए कैसे, तो ये स्टेक होल्डर की रिक्शा वाला ले आया, एक लड़की चलती है बहुत नज़दीक से, दिल्ली और मेरठ के बीच के एक और शहर से, और उसको एक कहता है कि तेरी बुआ तो बहुत मारती है, शादी भी नहीं करेगी तेरी, मैं तेरे से शादी करूँगा, ये टिकट पकड़ मेरठ का, मेरठ चली जा, मैं पीछे से आ जाऊँगा अगले दिन, आज नहीं आऊँगा, आज तो तेरे कोई नेबर था, हाँ आज तो तेरे ढूंढेंगे ये सब, कल मैं आ जाऊँगा। और वो इतनी फटे हाल थी कि अगर उसके कपड़ों में किसी की उंगली लग जाए तो फट जाए। पूरा दिन नहर पे कपड़े धोती थी, बस ये उसका काम था, सारा दिन धोबी का काम करते थे। टूटी हुई सी एक चप्पल जिसमें कपड़ा बंधा हुआ था, 20 रुपये उसके हाथ में थे जो टिकट में से बचे हुए थे। कह रहे बस अड्डे पे उतरना, वहाँ से रिक्शा करना, रिक्शे वाले कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कहना कबाड़ी बाज़ार छोड़ दो। कबाड़ी बाज़ार जो मेरठ में है। मेरठ में लड़की ने उतरी, उसने कहा कबाड़ी बाज़ार छोड़ दो भैया, तो लाया और उसने कह दिया कि किसी भी कमरे पे चले जाओ, वो आ जाएगा, नाम बता देना बस कि उसने भेजा है। सोचिए कौन है ट्रैफिकर, वो आपके घर के नज़दीक, आपके घर में, आपके आसपास सब जगह हो सकता है, बस आपको नज़र रखने की बात तो है। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती जो ये इस तरीके के दलाल लोगों के घर के आसपास घूम रहे हैं? नहीं, उन्होंने माथे पे थोड़ा लगा रखा है। अच्छा चलो, आपको जैसे पता चल गया कि ऐसे किसी आदमी ने भेजा, तो क्या आप पुलिस में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करते? लड़की कोर्ट तो कहते हैं लड़की के कहने की और सबूत होने, देखो कोर्ट अभी पट्टी हटा दी है अन्य कोर्ट के उससे, जो कोर्ट की देवी हैं कानून की, लेकिन फिर भी दिखता तो नहीं उन्हें। कानून तो अंधा है, सबूतों की रोशनी में देखता है जो कुछ देखता है, सबूत है नहीं। लड़का कहेगा मैं तो इसे जानता भी नहीं, या कहेगा मैं तो पड़ोस में ही रहता हूँ, मेरा तो नाम बिना बात ले रही है, अपने आप आई होगी, अपने किसी के साथ भाग आई होगी। 100 बातें हैं औरत के लिए। एक परिवार की लड़की कहीं भाग जाए, चली जाए, तो पुलिस वाले उसको इतना हैरेस कर देते हैं कि वो थक के घर बैठ जाए, बच्ची को खुद ढूंढ लेगा, लेकिन पुलिस वालों से कहना नहीं जाएगा, भाग गई होगी किसी यार के साथ। सोचो, और ये तो कबाड़ी बाज़ार से निकाली हुई लड़की होती है। तो मैं ऐसी किसी रिस्क को नहीं लेती। मैं सच बात तो ये है कि मैं मुकदमा कराने जैसी किसी बात पे जाती नहीं, बस
मैं तो इतना करती हूँ कि हाँ, उन बुआ फूफा को नहीं दिया उस बच्ची को, नारी निकेतन भिजवाया। नारी निकेतन आप भिजवा वहाँ से देते शादी, हैं? हाँ, वहाँ से शादी होती है, जहाँ पे उसकी सरकार की शिक्षा होती है। शिक्षा भी, शादी भी, नौकरी करना चाहे तो नौकरी भी करे, वो सरकारी संरक्षण है, तो वहाँ कोई खतरे की बात ही नहीं है। मैम, जब आपने ये काम शुरू किया था तो कोई ऐसा चीज़ आपने देखी थी या आपके सामने ऐसा कोई वाक़या हुआ था? नहीं, मैंने बताया भी है कई जगह, कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरे तो पैदा होने के साथ साथ वाक़ये हो रहे थे, क्योंकि मेरा घर वहीं है। एक आड़ी सड़क, जैसे अब आपके सामने से आड़ी सड़क जा रही है, और ये सामने जहाँ अपनी पार्किंग है ये बाज़ार हो, इतना सा दूर था। तो हम लोगों को तो आज भी हिदायतें होती हैं, जो भी बच्चे नए भी पैदा होते हैं, ऊपर नहीं देखना जब बाज़ार से निकलोगे, ऊपर नहीं देखना, दाल मंडी में जाओगे तो ऊपर देख के मत चलो। चले भी, बच्चों की आदत होती है ऊपर ढूंढने, तो नीचे दुकानदार किसके बच्चे हो, ऊपर क्यों देख रहे हो, वहाँ से भी डांट पड़नी है। तो ये तो एक शुरुआत हो गई थी, फिर इंसिडेंट्स होते रहे, कभी कोई ज़िंदगी में आई, कभी कोई ज़िंदगी में आई, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाला बैठ के कह रहा है कि अब चल, थोड़ा 4 कदम और चल, 4 कदम और चल, और अल्टीमेटली ऐसे जाके खड़े हो गए एक दिन 28 साल की उम्र में। और कहा भी हमारे हस्बैंड ने कि देखो जा रही हो, और अगर वहाँ मारपीट हुई, तुम्हारे कपड़े फटे और गाली दी, यहाँ के रोना धोना मत करना बिल्कुल भी, दोबारा नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा नहीं करूँगी, और फिर कभी लौटे नहीं। आज 62 साल की उम्र हो गई, 28 साल की उम्र में वहाँ गए पहली बार, फिर नहीं कभी लौटे। मैम, बहुत हिम्मत है, बहुत आप लगन के साथ इन लड़कियों के लिए काम कर रही हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपको, और आपके जैसे और भी जो औरतें हमारे देश में लड़कियों को बचाने का काम कर रही हैं, उन सब औरतों को हमारा बहुत अप्रिसिएशन है। और जो आगे लड़कियां समाज में काम कर रही हैं, सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि इन लड़कियों के लिए भी काम किया जाए, बढ़ चढ़ कर आगे आया जाए, क्योंकि इनको भी जीने का, इनको भी अच्छी ज़िंदगी का उतना ही हक है जितना हमें और आपको है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि इनकी वजह से मुझे, मेरे जो दर्द था सबसे बड़ा वो कम हुआ, कि मुझे किसी ने 2 महीने पहले फ़ोन किया, जिनकी वजह से मैं वहाँ गई, इनको ढूंढने के लिए वहाँ गई। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जिनकी आप बात करती हैं उनकी 1 साल पहले आगरा में डेथ हुई। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं जिसकी बात करती हूँ, मैं तो नाम नहीं लेती कभी भी। तो उन्होंने कहा वो भी आपकी बहुत बात करती थी, और आपके बेटे की भी बहुत बात करती थी, तो इसलिए मुझे पता है, मैंने इसलिए फ़ोन किया। तो मेरे मन को सुकून हुआ कि वो इस गली ज़िंदगी से चली गई। ये दुख ज़रूर है कि मैं कभी मिल नहीं पाई, लेकिन साथ ही मैं एक अब नए बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के। हालांकि आजकल मैं सभी कॉलेजेस में जा रही हूँ तो बता भी रही हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट के माध्यम से, और कहूँगी कि ये एक ग्लोबल सिग्नल है, ये एक ग्लोबल सिग्नल है कि अगर आप कहीं खतरे में हैं तो ये केवल आपको नहीं यूज़ करना, ये वो भी जानना चाहिए जो सड़क पे चल रहा है। हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल सिग्नल है, और पॉडकास्ट से बड़ा ये कोई माध्यम नहीं कि हर आदमी इसको समझ सके। अगर कोई आपको दिखता है कि कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आपके अड़ोस में, पड़ोस में कहीं भी है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए खड़े हो, तुरंत खड़े हुई। आप खुद से नहीं हो सकते, मत होइए। आप 1098 पे बच्चों के लिए कर सकते हैं, 1090 पे महिलाओं के लिए कर सकते हैं, 181 पे महिलाओं के लिए कर सकते हैं अगर कुछ भी दिक्कत में है वो। इसके अलावा जो वृद्ध हैं तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं, 15445 पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आवाज़ तो उठाएं, और भी कुछ नहीं कर सकते तो 112 पे तो कॉल कर ही सकते हैं, पुलिस को तो कॉल कर ही सकते हैं आप। तो इतना करें, कम से कम जो बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाला है उससे पहले वो बच जाए, उसको बचाने की कोशिश करिए। और ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प का सब लोग इस्तेमाल करें, बस मैं कहूँगी, ज़्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी जानकारियाँ आपके थ्रू जो समाज में, इन लड़कियों के समाज में जो इनके साथ हो रहा है वो हमें पता चली हैं, और मुझे लगता है मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ की पंजाब की जनता को और हमारे देश की जनता को भी पता चलेगा। बिल्कुल नहीं, पंजाब को भी खास तौर पे, क्योंकि यहाँ के भी बहुत बच्चों की मुझ पर आपके पॉडकास्ट के ज़रिए शिकायतें जा रही हैं। नशे में हमारी लड़की नहीं सुन रही है, चली गई है घर छोड़ के, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली की है, और अफसोस है मुझे कि अब सरेआम चली गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, बालिग है। तो ये बहुत बुरा नशे का जो चल रहा है, बचाइए अपने बच्चों को बस। कितने रेप हो रहे हैं, बहुत, कितना कुछ आजकल सोशल मीडिया खोलो तो बस सिर्फ खबरें आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ है। लोग कहते हैं मुझसे कि अगर ये रेड लाइट एरिया ना हो तो रेप बढ़ जाएंगे। रेड लाइट एरिया तो जब भी थी, जब निर्भया कांड हुआ,
तब भी वो जब हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, गैंग रेप, अभी 30 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया, 5 दिन तक किया, तो तब भी थे ये रेड लाइट एरिया। तो या अभी कल हमारे यहाँ हस्तिनापुर में एक बच्ची 13 साल की मिली है, लथपथ है रेत में, मिट्टी में, और गैंग रेप हुआ है उसके साथ, और मर गई। मारने के बाद उसको, क्योंकि गंगा से गिरे हुए हम चारों तरफ से, गंगा में फेंक दिया उसको। और मैं आध्यात्मिक तो हूँ पर धार्मिक नहीं हूँ। ये मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी ताकत है कि माँ गंगा ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया ताकि लोग जान सकें। वरना इतनी तेज़ धार है इस समय कि जिंदा आदमी नहीं रुक पाता है खुद को, वो तो लाश थी। तो ये फिर रेड लाइट एरिया तो आज भी है, रेड लाइट एरिया। लेकिन ये सोच के चलिए कि नर पिशाच आपके इर्द गिर्द है, बाज है वो अपने डैने फैलाए हुए आपके इर्द गिर्द है, वो रेड लाइट एरिया में नहीं बैठा है, वो अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहा है, कहाँ से मैं बच्ची को ढूंढूं। तो कैसे रेप कम हो जाएंगे उनके हटने से, उनके वहाँ रहने से? वो फिर आपकी जिम्मेदार थोड़ी हैं कि वो आपके बच्चों को सेफ करें और खुद इस काम को करें। तो अपने बच्चों की सेफ्टी को सुनिश्चित करिए, इस सबसे बचाइए। बताइए कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं हम। ऐसे हम पहले, हमको आदत नहीं है अपने बच्चों के आज भी नाम लेने की। हम बेटा हमारा तो भैया ही कह के बोलते हैं हम। हमारे सारे ख़ानदान में वो उसको कहीं भैया आया हुआ है, घर से आएगा तो भैया आया हुआ, क्योंकि बड़ा है। हमारे हम बड़े बेटे का नाम नहीं लेते। आप तो भैया कहना भूल गए, पड़ोस के तो भैया हो ही नहीं सकते। मतलब अजीब लगता है। मेरा जो मैं तो चूँकि गांव में रहती हूँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं, अब बाहर के लोग बहुत, जैसे गांव शहर में आ गए हैं तो हो गए, अच्छा आपको ताई जी क्यों कहते बुलाते हैं ये? मैंने कहा मुझे आंटी सुनना पसंद नहीं है। अच्छा, नहीं मैं आंटी सुनती। कोई मुझे कहे भाई क्यों भाई आंटी, आंटी में क्या कह रहा है मुझे? बुआ जी कह रहा है, मामी कह रहा है, चाची ताई कुछ कह रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं सामने, वो उनकी मैं ताई जी हूँ तो तुम्हारी भी ताई जी हूँ। मैंने कहा चलो, तो मुझे सब बड़े छोटे सब ताई जी बुलाते हैं। मेरी मदर भी आंटी सुनना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। हाँ, ये कोई शब्द है? हाँ, वो कहती है कि मेरे को मैम बोल के जो भी मेरे से बात करे वो मुझे मैम बोले, मैम बोलो, मुझे आंटी नहीं बोलना। बिल्कुल। मुझे भाभी पसंद नहीं, भाई भाभी कहने के लिए मेरे देवर है। तुम थोड़ी मुझे भाभी कहोगे, बहन जी कह लो। मैं नहीं सुनती है। जबकि मुझे, मैं इस बात की कोई गुरेज नहीं करती कि मुझे कोई किस नाम से बुला रहा है, मुझे पर, लेकिन मेरी मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज में। वो मुझे भी नहीं पसंद है। मेरे घर पे कोई जो भी मेरे हेल्पिंग हैंड्स हैं, कोई उनको मैं आंटी कह दे या मम्मी कह दे, तो वो कहती है मैं सिर्फ अपने बच्चों की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आंटी नहीं बोलना, मुझे मैम बोलो। मैम बोलो, हाँ मैम बोलो। मैं भी नहीं पसंद करती वो, आंटी तो बिल्कुल नहीं करती। हाँ, मुझे वो बच्चियाँ सब माँ कहती हैं तो मुझे वो नहीं बुरा लगता। बहुत लोग मुझे बुढ़े बुढ़े माँ कहते हैं। हमसे बड़े भी माँ कहते हैं हमको। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, और इतना सब कुछ हमें उन लड़कियों के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।